वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 15 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो कल हमने डिस्कशन नहीं करा था, तो कल वाला भी आर्टिकल आज है, तो 14 और 15 के आर्टिकल आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है अनुभव पुरस्कार के बारे में। अभी अनुभव पुरस्कार योजना 2024 के लिए आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च रख दी गई है और ये शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए चर्चा में है। तो आइए देखते हैं। ये सेवानिवृत्ति अधिकारियों द्वारा सरकार में जो काम करते हुए राष्ट्र निर्माण और लिखित आख्यानों द्वारा भारत के प्रशासनिक इतिहास का दस्तावेजीकरण करने के लिए किए गए योगदान को मान्यता देता है। अनुभव पोर्टल मार्च 2015 में स्थापित किया गया था। यह अवकाश प्राप्त और सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अनुभव साझा करने के लिए एक ऑनलाइन जो मंच के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना, इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण सुझावों और कार्य के जो अनुभवों का एक डेटाबेस बनाना है। इसमें राष्ट्र निर्माण के लिए सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के मानव संसाधन को प्रसारित करता है। मंत्रालयों विभागों के उपयोगी और अनुकरणीय सुझावों पर विचार करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाने में ये सक्षम बनाएगा। इस योजना में भाग लेने के लिए सेवानिवृत्ति केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्ति से 8 महीने पहले और सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष बाद तक के अनुभव लेख प्रस्तुत करना इसमें शामिल है। इसके बाद संबंधित मंत्रालय विभागों द्वारा मूल्यांकन के बाद लेखक प्रकाशित किए जाएंगे और प्रकाशित लेखों को अनुभव पुरस्कार और जूरी प्रमाण पत्र के लिए चुना जाएगा। प्रत्येक अनुभव पुरस्कार विजेता को 1 पदक और प्रमाण पत्र, 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि जूरी प्रमाण पत्र विजेता को 1 पदक 1 प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अब तक 2016 से 23 के मध्य 54 अनुभव पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। हमारा अगला आर्टिकल है BS4 मानदंड के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को ट्रकों और ट्रेलरों जैसे भारी जो भरकम डीजल वाहन होते हैं उनको चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनकी जगह पर BS4 वाहनों को लाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं, तभी ये BS4 मानदंड चर्चा में है। तो ये मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन और स्पार्क इंजन उपकरण में वायु प्रदूषण के उत्पादन और उनको विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा भारत चरण यानी BS उत्सर्जन मानक निर्धारित किए जाते हैं। भारत ने 2000 मतलब सन 2000 में यूरोपीय संघ के मानदंडों पर आधारित BS उत्सर्जन मानकों को अपनाया था। इंडिया 2000 नाम से पहला उत्सर्जन मानदंड वर्ष 2000 में पेश किया गया था। BS2 और BS3 ये 2005 और 2010 में पेश किए गए थे, जबकि BS4 मानदंड सख्त उत्सर्जन मानकों और या उनके जैसे मानदंडों के साथ 2017 में इसको लागू किया गया था BS4 को। BS मानक पार्टिकुलर मैटर जो और SOx और NOx के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन सहित वायु प्रदूषकों के टेल पाइप उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। उन्हें कौन स्थापित करता है? तो ये कार्यान्वयन के लिए मानक समय और समय सीमा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक निर्धारित किया जाता है। इसे अप्रैल 2020 में भारत में BS4 और BS5 कार्यान्वयन की ओर कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि वाहन निर्माताओं को 1 अप्रैल 2020 से केवल BS6 वाहनों का निर्माण, बिक्री और पंजीकरण करना होगा। ये कारों, बसों, ट्रकों और तिपहिया वाहनों को, दोपहिया वाहनों जिसमें मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड के लिए लागू होगा। BS6 वाहन इस पे लागू हो गए। ये इस पे कार, ट्रक, बस और तिपहिया वाहन, दोपहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि इन पे सब पे लागू होगा BS6 मानदंड। ये उत्सर्जन मानदंड ऑफ हाईवे उपकरण और वाहनों जैसे ट्रैक्टर, ब्रेक हो, लोडर, उत्खननकर्ता आदि पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वो रोड पर नहीं चलते हैं। जो भी रोड पर चलेंगे उन पर ये मानदंड लागू होंगे। BS4 और BS6 है मानदंड, उनमें क्या अंतर है मुख्य देख लेते हैं। तो BS4 और BS6 दोनों इकाई उत्सर्जन मानदंड हैं जो ऑटोमोटिव या दोपहिया वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण के लिए अधिकतम स्वीकार्य स्तर पर निर्धारित होते हैं। BS4 की तुलना में BS6 उत्सर्जन मानक अधिक सख्त है। इसमें मुख्य अंतर ईंधन में सल्फर की मात्रा में है, जैसे कि गैसोलीन और डीजल दोनों के लिए BS4 ईंधन में 50
पीपीएम से घटाकर BS6 ईंधन में 10 पीपीएम कर दिया गया है। इसलिए BS6 इंजन कम हानिकारक उत्सर्जन और प्रदूषण पैदा करता है। हमारा अगला आर्टिकल है नई पीढ़ी की अभी आकाश मिसाइल लॉन्च हुई है, इसके बारे में। तो अभी वायु रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने उड़ीसा के तट से एक दूर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान का परीक्षण किया है, तभी ये चर्चा में है। ये आकाश मिसाइल जो है ये सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जैसे कि सतह से हवा या सतह से सतह या हवा से हवा। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश मिसाइल। ये बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित वाहन को इसमें रोका जा सकता है। इस परीक्षण ने स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लॉन्चर, मल्टीफंक्शन रडार और कमांड नियंत्रण संचार प्रणाली के साथ साथ एक मिसाइल से युक्त संपूर्ण हथियार प्रणाली के कामकाज को मान्य किया है। ये किसी भी वास्तविक लक्ष्य के विरुद्ध मिसाइल का पहला परीक्षण था जिसे सफलतापूर्वक रोका और नष्ट कर दिया गया। विशेषताएं क्या हैं? ये भारतीय वायुसेना के लिए उच्च पैंतरेबाजी वाली कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले फुर्तीले हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए एक नई पीढ़ी की अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह उन्नत संस्करण एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए जो एरे मल्टी फंक्शन रडार के साथ आता है, जो एक ही प्लेटफॉर्म में सभी 3 कार्यों की खोज, ट्रैक और अग्नि नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। ये किसी भी छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने की तुलना में 10 गुना अधिक तरीके से किसी क्षेत्र की रक्षा कर सकता है और साथ ही 10 लक्ष्यों पर भी हमला करने में ये सक्षम है। ये 40 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकता है, जबकि पहले संस्करण की अधिकतम सीमा 30 किलोमीटर थी। तो ये थोड़ा उसका एडवांस वर्जन है। हमारा अगला आर्टिकल है आई स्टेम सेल के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में आई स्टेम यानी भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र सुविधाओं और प्रयोगशालाओं तक पहुंच बढ़ाकर भारत में अनुसंधान और सहयोग बढ़ाने के लिए 16 जनवरी को IISc बेंगलुरु में समावेशन परियोजना शुरू कर रहा है। तो आई स्टेम ये भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का मानचित्रण, ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक पहल है। क्या किसकी पहल है? किसी मंत्रालय की नहीं है, पृथ्वी वन जलवायु विज्ञान मंत्रालय इसे दे देगा। तो ये भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक पहल है। इसे वैज्ञानिक समुदाय के लिए वन नेशन वन पोर्टल की अवधारणा के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और संसाधनों को जोड़ना है। ये उपयोगकर्ताओं को अनुसंधान विकास कार्यों के लिए आवश्यक विशिष्ट सुविधा का पता लगाने और सुविधा की पहचान करने में सहायता करता है, जो उनके सबसे करीब स्थित हैं और बहुत सबसे जल्दी उन्हें उपलब्ध हो जाते हैं। यह निश्चित अवधि की सुविधा में संरक्षक के रूप में कार्य करने वाला संगठन परियोजनाओं को संसाधन को चलाने और उनको बनाए रखने में के लिए शुल्क ले सकता है। आई स्टेम एंड S&T एक चैट रूम के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जानकारी प्रदान करके उपयोगकर्ताओं की सहायता करने के लिए उचित समय पर विशेषताओं का एक पैनल बनाएगा। सशक्त प्रौद्योगिकी समूह द्वारा अधिदेशित प्रौद्योगिकियों और प्रौद्योगिकी उत्पादों की एक डिजिटल कैटलॉग यानी आई स्टेम वेब पोर्टल का एक अभिन्न अंग है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए सशक्त प्रौद्योगिकी समूह ETG द्वारा आदेशित उद्योग चुनौतियों के संचालन और मेजबानी के लिए एक मंच विकसित किया जा रहा है। भारत सरकार के लिए हालिया निर्देश के माध्यम से अभी भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं वाले संस्थानों को इन सुविधाओं को स्टेम सेल पोर्टल पर सूचीबद्ध करना अनिवार्य हो गया है। आई स्टेम पोर्टल निर्माण में शामिल बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करता है, भौगोलिक रूप से बिखरे हुए संसाधनों को कुशल रूप से उपयोग के लिए एक विधिवत प्रक्रिया से और उनके नामक एक अंतिम पेटेंट आवेदन भारतीय पेटेंट कार्यालय भी दायर इसके अंतर्गत किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है वाइपर रोवर के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी नासा ने लोगों को एजेंसी के रूप में पहले रोबोटिक चंद्र रोवर यानी वाइपर रोवर वाष्पशील जांच ध्रुवीय अन्वेषण रोवर के लिए संक्षिप्त रूप से चंद्रमा की सतह पर अपना नाम भेजने के लिए आमंत्रित किया है। वाइपर वाइपर का फुल फॉर्म है वोलेटाइल इन्वेस्टिगेशन
पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ और अन्य संसाधनों के स्थान पर एकाग्रता पर नज़दीकी दृश्य मिलेगा। और ये नासा का चंद्रमा का पहला मोबाइल रोबोटिक मिशन होगा। यानी मोबाइल रोबोटिक मिशन मतलब वहाँ पर ऐसे घूमेगा, जो पहला होगा। ये चंद्रमा की सतह से मतलब उप सतह पर 4 मुख्य मिट्टियों के भीतर अलग अलग गहराई के तापमान की स्थिति में बर्फ का सीधे विश्लेषण करेगा। वाइपर जो भी डेटा पृथ्वी पर वापस भेजेगा उसका उपयोग संसाधन मानचित्र बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर बर्फ के स्थान पर एकाग्रता और उसके रूपों को, जैसे कि बर्फ के क्रिस्टल, रासायनिक रूप, अन्य सामग्रियों में बंधे अणुओं जैसे निर्धारण करने में मदद मिलेगी। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊबड़ खाबड़ इलाके से संचलन का मूल्यवान डाटा इकट्ठा करेगा, जहाँ पर हमारा जो चंद्रयान 3 उतरा था। चंद्रमा के इतिहास के बारे साथ ही ये पर्यावरण का बेहतर ढंग को समझने में भी इसे मदद करेगा। और नासा के आर्टेमिस अंतरिक्ष मिशन यात्रियों को भेजने की योजना इसमें बना रहा है। इस मिशन की अवधि 100 पृथ्वी दिवस यानी मतलब 100 दिन की होगी और चंद्र दिन और रात के लिए 3 चक्रों को शामिल करते हुए 2024 के अंत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये उतरेगा, जहाँ पर चंद्रयान 3 उतरा था। हमारा अगला आर्टिकल है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के बारे में। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अभी हाल ही में कहा है कि एमएसएमई मंत्रालय की जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना ने 1 लाख प्रमाणीकरण जो योजना है ये मील का पत्थर साबित हुई है, तो तभी ये चर्चा में है। तो ये अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना को। इसे अप्रैल 2022 में एक नया रूप दिया गया, जिसका नाम रखा गया जेड योजना। इसकी गुणवत्ता प्रबंधन, समय पर डिलीवरी, प्रक्रिया नियंत्रण और अवशिष्ट प्रबंधन आदि एकदम बेहतर रही, इसीलिए इसको मील का पत्थर माना गया है। जैसे 20 प्रदर्शन आधारित मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत 3 प्रमाणन स्तरों सोना, चांदी और कांस्य के तहत पर्यावरण के प्रति जागरूक विनिर्माण के लिए प्रमाणन प्रदान करती है। जेड योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जेड विनिर्माण के बारे में एमएसएमई में उचित जागरूकता पैदा करना और उन्हें जेड रेटिंग के लिए अपने उद्यम मूल्यांकन के लिए प्रेरित करना है। पर्यावरण यानी पर शून्य प्रभाव को प्रभावित करने के लिए शून्य दोष उत्पादन को अपनाने के साथ साथ विनिर्माण को भी बढ़ावा देगा। एमएसएमई को उत्पादनों, प्रक्रियाओं और अपने गुणवत्ता मानकों को लगातार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मेक इन इंडिया अभियान का ही समर्थन करता है। वर्तमान में इस योजना में केवल विनिर्माण एमएसएमई के लिए ही लागू है। एमएसएमई सस्टेनेबल प्रमाणन पंजीकरण और जेडईडी प्रतिज्ञा लेने वाले 3 स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें 3 स्तर कौन से होंगे, जिसमें प्रमाण स्तर 1 इसमें कांस्य होगा, प्रमाणन स्तर 2 में रजत, प्रमाणन स्तर 3 में सोना। हमारा अगला आर्टिकल है AN-32 विमान के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक AN-32 विमान मलबे का पता लगाया है, जो लगभग 7.5 साल से पहले लापता हो गया था। जो 7.5 साल पहले लापता हो गया था, उसका अभी पता लगाया है, तो तभी चर्चा में है। इसको देखते हैं। AN-32 यानी एंटोनोव AN-32 का सोवियत मूल का सैन्य परिवहन विमान है। ये मतलब हमने सोवियत से लिया था। इसे भारतीय वायुसेना के लिए यूक्रेन के एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया और निर्मित किया गया था। इसे भारत ने 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ, तब उस समय इसका विघटन हुआ 1991 में, पहले ये सोवियत संघ हुआ करता था, रूस, उसे खरीदा था। भारतीय वायुसेना के पास लगभग मतलब 100 AN-32 विमान का बेड़ा है। इसका नाटो रिपोर्टिंग क्लाइन भी है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये विमान को उष्णकटिबंधीय और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ तक की गर्म जलवायु परिस्थितियों, जिसमें 55 डिग्री सेल्सियस तक का भी दिन रात उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन इसको किया गया था, इसमें काम कर सकता है। ये 2 सिंगल विंडो सॉफ्ट टर्बो प्रॉप इंजन द्वारा संचालित है। AN-32 अधिकतम 530 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ सकता है और इसकी क्रूज गति 470 किलोमीटर घंटा है। विमान की रेंज और सर्विस सीलिंग क्रमशः 2500 किलोमीटर और 9500 मीटर है। इस विमान का वजन लगभग 16,800 किलोग्राम है और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 27,000 किलोग्राम है। ये उबड़ खाबड़ हवाई क्षेत्रों और जो भी हवाई क्षेत्र जो भी जहाँ पे थोड़ा दिक्कतें होती हैं मौसमी गतिविधियाँ, उनमें रनवे वाले जो होते हैं उड़ान भर सकता है और उतर भी सकता है। जो उबड़ खाबड़ एरिया होते हैं वहाँ भी, और अच्छे मौसम होता है वहाँ भी ये उड़ सकता है। खराब मौसम होता है, उबड़ खाबड़ वाला ऊंचा नीचा एरिया है, वहाँ भी उड़ सकता है, वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकता है।
विमान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर 7.5 टन कार्गो, 50 यात्रियों और 42 पैरा ट्रूपर्स या 24 रोगियों यानी 3 चिकित्सा कर्मचारियों को भी ले जा सकता है। इसकी बमबारी भूमिका भी सीमित है, इसमें इसका उपयोग पैरा ट्रूपिंग ऑपरेशन के लिए इसका किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है संयुक्त सिल्वर लाइन तितली के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कंजॉइंट जो सिल्वर लाइन बटरफ्लाई इसके बारे में। तो ये तितली की एक प्रजाति है इसको, और इसको रावी राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं ने कर्नाटक के ब्रह्मगिरी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ से इसकी खोज की है। कोडागू में, ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहाँ से। तो इसको देखते हैं संयुक्त सिल्वर लाइन तितली के बारे में। ये तितली की प्रजाति कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन है। ये भारत के पश्चिमी घाट में जैव विविधता हॉटस्पॉट में पाई जाती है। इस ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई है। कर्नाटक में, ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी में। नई तितली 1 रुपए के सिक्के के आकार की है ये, और लेकिन ये संरक्षणवादियों के लिए अमूल्य है, इसीलिए इसको इतना महत्व दिया गया। ये पश्चिमी घाट के मध्य ऊंचाई वाले सदाबहार जो वन है वहाँ की स्थानिक है, मतलब नेटिव है वहाँ की, मतलब वहीं पे ये पाई जाती है। इसके आंखों के नीचे एक तरफ जुड़े हुए धब्बे धारियाँ हैं जो उन मिट्टियों के बीच की चमकदार चांदी जैसी रेखाएं बनाते हैं। ये 2 स्थलों पर पाई जाती है, इसमें जो 900 मीटर इरुप्पू प्रपात और 1300 मीटर हनी घाट की ऊंचाई पर ये मिलती है। ये भारत की तितलियों की 1400 से अधिक प्रजातियों में से एक है। भारत में 1400 से अधिक प्रजातियां हैं, उनमें से ये एक है। पिछले कुछ दशकों में बहुत कम ये नई प्रजातियां खोजी गई थीं। ब्रह्मगिरी अभ्यारण्य के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये कर्नाटक के कोडागू जिले में स्थित दक्षिण की ओर स्थित है। इसका नाम अभ्यारण्य की सबसे ऊंची चोटी ब्रह्मगिरी पहाड़ी के नाम पर रखा गया, और ये कावेरी नदी के मतलब की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ से निकलती है। यहाँ पर आद्य सदाबहार वन से लेकर आद्य सदाबहार वन और उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान आदि तटवर्ती वनों से भी आच्छादित है। यहाँ पर शीशम, नंदी, मैथी और होन सुरा, होन सफ़ेद देवदार, लाल देवदार, साल धुपा आदि यहाँ पर मतलब वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर बड़े स्तनधारी बाघ, हाथी और भारतीय गौर आदि जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कार्बो बर्डे देश के बारे में। तो ये आइलैंड कंट्री है कार्बो बर्डो। तो देखते हैं, ये कैपे बर्डे भी इसको बोलते हैं, मतलब कार्बो बर्डो भी बोलते हैं। तो भी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्बो बर्डे, जिसे मतलब केप बर्डे भी कहा जाता है, इसको मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। तो ये इस खबरों में इसीलिए है। तो ये कार्बो बर्डो वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के अफ्रीकी क्षेत्र में दर्जा हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है। अभी तक इसमें मॉरिशस, अल्जीरिया शामिल थे, जिन्हें क्रमशः 1973 और 2019 में प्रमाणित किया गया था कि मलेरिया से मुक्त हो गया है। तो ये कार्बो बर्डो की लोकेशन है। ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ पर सेनेगल है, गाम्बिया है, मोरिटानिया है, वेस्टर्न सहारा है, और इससे इधर देखते हैं तो ये मतलब आइलैंड कंट्री है ये कार्बो बर्डो, देख लो इसमें। अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसे केप बर्डे नाम से जाना जाता है, जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इसके जो मतलब पश्चिमी किनारे पर ये घाट द्वीपों का एक समूह है, इसको देश है। सेनेगल के पास स्थित है, जैसा कि हमने उसमें मैप में देखा, और इसका निकटतम बिंदु ये है। ये ज्वालामुखी द्वीप समूह है, जिसमें 10 द्वीप हैं और 5 टापू शामिल हैं। ये हवा की दिशा और हवा के विपरीत दिशा में अवस्थित समूहों में विभाजित है। इसमें सामान्यतः मध्यम जलवायु की विशेषता, अत्यधिक शुष्कता के साथ स्थिर तापमान रहता है। कार्बो बर्डो द्वीपों का एक भूभाग पूर्व में भौगोलिक रूप से पुराने समतल द्वीपों और पश्चिम में नए अधिक पहाड़ी द्वीपों से भिन्न है। ये कार्बो बर्डो की अधिकांश जनसंख्या मिश्रित यूरोपीय और अफ्रीकी मूल की जनसंख्या है। इसमें यूरोपीय और अफ्रीकी दोनों मूल के लोग रहते हैं। अक्सर मेस्टिको और क्रियोलो में कहा जाता है इनको, और इनकी राजधानी प्रिया है। इसको मतलब प्रिया बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं उसको, तो इसको प्रिया ही बोलते हैं। बोले जाने वाली भाषा यहाँ पर पुर्तगाली, केप बर्डीन और क्रियोल है। मलेरिया के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। जब मलेरिया मुक्त किया गया, इसलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये मलेरिया ये परजीवियों के कारण होने वाला एक जानलेवा बीमारी होती है। एक संक्रमित मादा एनोफिलीस मच्छरों से काटने से ये फैलती है। मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनने वाले 5 परजीवी प्रजातियां हैं, जिसमें 2 प्रजातियां प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करती है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य है, जहाँ गर्मी और नमी होती है।
ये सबसे कमज़ोर समूह 5 वर्ष से कम उम्र के मलेरिया से प्रभावित होता है। इसके लक्षण में इसमें पसीना आना, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है आदि। इसका उपचार में से इसे रोकना इलाज से संभव है। इसे शीघ्र उपचार से मलेरिया पीड़ित अधिकांश लोग इसमें पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, कोई खतरे वाली चीज़ इतना नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है कृष्णा राजा सागर यानी KRS बांध के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने हाल ही में मांड्या जिले में ऐतिहासिक कृष्णा सागर बांध में 20 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो तभी चर्चा में है। ये एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बांध है जो कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियां हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ के संगम पर स्थित है। तो इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। तो इस बांध का निर्माण मैसूर के राजा कृष्णराज वडियार चतुर्थ के शासनकाल के दौरान किया गया था। इसका नाम उनके सम्मान पर ही रखा गया है। KRS बांध का निर्माण 1911 में शुरू हुआ और 1931 में इसका काम पूरा हो गया। इस बांध का डिजाइन सर M विश्वेश्वरैया जो हैं, उन्हें एक प्रसिद्ध भारतीय जो इंजीनियर हैं, जिन्हें अक्सर आधुनिक मैसूर का वास्तुकार या भारत के योजना के जनक के रूप में ही जाने जाते हैं, M विश्वेश्वरैया, इनके द्वारा डिजाइन किया गया था। पूरे बांध परिसर का रचनात्मक सौंदर्यीकरण मैसूर रियासत के तत्कालीन दीवान सर मिर्जा इस्माइल की उपलब्धि रही। इस बांध को पानी का उपयोग मैसूर और मांड्या में सिंचाई के लिए किया जाता है और ये मैसूर, मांड्या और बेंगलुरु शहर के लिए पानी पीने के लिए भी ये मुख्य स्रोत है। ये शिवाना समुद्रम पनबिजली स्टेशन को भी ये बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है ये डैम। और इस बांध में छोड़ा गया पानी तमिलनाडु राज्य में बहता है और सलेम जिले से मिंटूर बांध से संग्रहित किया जाता है। ये सुर्की मोटार और चूना पत्थर के मिश्रण का उपयोग करके बनाया गया था। ये 2621 यानी 8600 फीट लंबा और 40 मीटर यानी 130 फीट ऊंचा है। इसका जलाशय लगभग 130 वर्ग किलोमीटर है और इसके निर्माण के समय एशिया के सबसे बड़ा था ये, मतलब अब नहीं है लेकिन निर्माण के समय एशिया का सबसे बड़ा डैम था। ये स्वचालित क्रेस्ट गेट स्थापित करने वाला पहला बांध है। वृंदावन गार्डन एक सजावटी उद्यान और बांध से इनसे जुड़े हुए हैं। इस गार्डन को मुगल शैली में कश्मीर में शालीमार गार्डन के आधार पर ही डिज़ाइन किया गया था। तो इसमें मैप में देखते हैं, ये देखो कर्नाटक है, ये है तमिलनाडु और इधर है केरल। तो ये यहाँ पर है कृष्णा राजा सागर डैम और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, इस पर ही बना है। कृष्णा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। हमारा अगला आर्टिकल है ग्रीन, जो SBI ने भी ग्रीन रुपया टर्म डिपॉजिट योजना शुरू की है उसके बारे में। तो अभी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने हाल ही में पर्यावरण अनुकूल पहल और परियोजना का समर्थन करने के लिए धन जुटाने के लिए SBI ग्रीन रुपया टर्म डिपॉजिट योजना शुरू की है। अब ये चर्चा में है। तो ये पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक की एक पहल है। मौजूदा ढांचा हरित जमा के केवल रुपए के मूल्य वर्गीकृत करने की अनुमति देता है। ये निवेशकों को 3 अलग अलग अवधियों को चुनने और उनकी सुविधा प्रदान करता है। इसमें 1111 दिन और 1777 दिन और 2222 दिन इसमें समय अवधि रखी गई है। इसमें 1111 दिन या 1777 दिन या 2222 दिन इसकी अवधि रखी गई है। SGRTD संबंधित अवधि के लिए खुदरा थोक जमा के लिए कार्ड दर के आधार पर 10 अंक कम दरों पर ये पेशकश करेगा। ये वरिष्ठ नागरिकों, कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों जनता के लिए लागू अतिरिक्त ब्याज दर के लिए पात्र होंगे। अतिरिक्त ब्याज का लाभ NRI वरिष्ठ नागरिकों और NRI स्टाफ को नहीं मिलेगा। ये योजना के तहत समय से पहले निकासी की अनुमति है, मतलब समय से पहले भी निकाला जा सकता है। इस जमा राशि का ऋण ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध इसमें होगी। हरित जमा क्या है? तो हरित जमा ये ग्रीन डिपॉजिट एक ब्याज वाली जमा राशि है जो विनियमित संस्थाओं द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त की जाती है, जिसकी आय ग्रीन फाइनेंस के लिए आवंटित की जाती है। इस ढांचे के तहत जुटाई गई जमा राशि होती है वह बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी DICGC द्वारा कवर की जाती है। हमारा अगला आर्टिकल है सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करने के लिए सरकार ने वर्ष की दूसरी तिमाही में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया है और मतलब शुरू करने की संभावना है, तभी ये चर्चा में है। तो ये सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं से शुरू होता है और गर्भाशय ग्रीवा गर्भगृह यानी गर्भ का निचला जो संकीर्ण सिरा होता है वह होता है। ये कुछ प्रतिशत लोगों में वायरस वर्षों तक जीवित रहता है और इस प्रक्रिया में योगदान देने के कारण कुछ ही ग्रीवा कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं इसमें बन जाती हैं कुछ।
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये विभिन्न प्रकार के अधिकांश सर्वाइकल कैंसर पैदा करने की भूमिका निभाते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण है जो त्वचा, जननांग क्षेत्र और गले को प्रभावित करता है। इसके संपर्क में आने पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। उपलब्ध HPV टीकों के प्रकार, तो इसमें चतु संयोजक वैक्सीन ये 4 प्रकार की HPV 16, 18, 6 और 11 से बचाता है। द्विसंयोजक वैक्सीन इसमें केवल HPV 16 और 18 बचता है। नॉन वायलेंट वैक्सीन इसमें HPV 9 प्रकार से ये बचाता है। वैक्सीन कैंसर को कैसे रोकती है ये, तो ये भारतीय सीरम संस्थान के सर्वावैक सहित संयोजक वैक्सीन वायरस के 4 सबसे सामान्य प्रकारों में HPV 16, 18, 6 और 11 प्रवेश को रोकती है, जिसमें संक्रमण, जननांग और अंतः कैंसर को इसमें रोका जा सकता है। ये सरकारी अभियानों में स्वदेशी रूप से विकसित सस्ते सर्वावैक का उपयोग किया जाएगा इसमें, और कैंसर पैदा करने की क्षमता वाले कम से कम 14 HPV प्रकारों की पहचान भी की गई है। इसमें से HPV प्रकार 16, 18 और को सबसे अधिक कैंसर कारक माना जाता है, जो वैश्विक स्तर पर गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में लगभग 70% मामलों के कारण बनता है। इसी से मतलब होता है 70%। इस वैक्सीन को किशोर जो यंग लड़कियां होती हैं उनको उनके यौन रूप से सक्रिय होने से पहले दिया जाना चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीन केवल वायरस के प्रवेश को ही रोक सकती है। तो मतलब जो पहले दे दिया जाएगा तो वायरस प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। ये जीवन भर रोकथाम नियंत्रण की कुंजी सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना और सूचना और सेवाओं तक उसकी पहुंच होती है। HPV संक्रमण, सर्वाइकल कैंसर और अन्य HPV से संबंधित कैंसर को रोकने के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र के टीकाकरण के लिए बहुत प्रभावी तरीका है। इसे 30 वर्ष की आयु के स्क्रीनिंग में सर्वाइकल कैंसर रोग का पता लगाया जा सकता है, जिससे इलाज होने में सर्वाइकल कैंसर का भी बचाव होता है। हमारा अगला और लास्ट आर्टिकल है शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का आग्रह किया है, तो तभी ये चर्चा में है। तो किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित मानदंड इस प्रकार हैं, जैसे कि वो 1500 से 2000 वर्षों की अवधि के लिए प्रारंभिक ग्रंथों, अभिलिखित इतिहास की उच्च प्राचीनता रखती हो वो भाषा, और प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत भी माना जाता हो, और साहित्यिक परंपरा मौलिक हो, और किसी अन्य भाषण समुदाय द्वारा उसको मतलब किसी समुदाय से वो ली ना गई हो, मतलब वो खुद की अपनी हो, उसकी पहचान हो ऐतिहासिक, और किसी से ली गई ना हो। शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों की शाखाओं के बीच एक असंतोष भी हो सकता है। इसमें वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसमें तमिल को 2004 में घोषित किया गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद ये कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि शास्त्रीय भारतीय भाषाओं की विख्यात विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र का भी स्थापना भी की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अनुरोध पर कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालय में घोषित शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक अध्यक्षों की स्थापना भी की जाती है। अब बंगाली भाषा के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये बंगाली भाषा ये पश्चिम बंगाल की एक आधिकारिक भाषा है। ये भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया में 7वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है ये। बंगाली लोगों के पास प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही समृद्ध विरासत संस्कृति भी है, और बांग्ला बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये बाएं से दाएं भी और लिखी जाती है। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।